बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मैक ट्यूब में खुश आमदीद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली गियर टर्मिनोलॉजी के रेलेवेंट है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि गियर मॉड्यूल क्या होता है, गियर की बैकलैश क्या होती है और रूट क्लियरेंस क्या होती है, और हम इन तीनों टर्मिनोलॉजी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरव्यू के हवाले से भी और गियर फिटिंग के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को गौर से हम इस वीडियो में सबसे पहले ये डिफ़ाइन करेंगे कि किसी भी गियर का गियर मॉड्यूल होता क्या है। गियर मॉड्यूल को डिफ़ाइन करने से पहले आप इस टॉप वाली पिक्चर पे गौर करें तो इसमें आपको 3 ब्लू कलर के सर्कल नज़र आ रहे हैं। तो पहला जो सर्कल है उसको हम एडेंडम सर्कल कहते हैं। दूसरा जो सर्कल है इस गियर के नॉमेनक्लेचर या इस पिक्चर में, दूसरा जो सर्कल है वो हमारे पास पिच सर्कल कहलाता है, और तीसरा जो सर्कल है वो डिडेंडम सर्कल कहलाता है। एडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल बेसिकली आज की इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ पे पिच सर्कल की बात करते हैं। अगर मॉड्यूल का हमारे पास जो फार्मूला है वो पिच सर्कल डायामीटर इन मिलीमीटर है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टीथ से। तो हम अगर इस पिच सर्कल का डायामीटर हमको फाइंड हो जाए तो हम इजीली गियर के मॉड्यूल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं, अगर आपके पास आप इस पिच सर्कल को वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इस पिच सर्कल का जो डायामीटर है वो 575 मिलीमीटर है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी गियर की टर्मिनोलॉजी को कैलकुलेट करने लगते हैं तो उसकी हर डायमेंशन को आपने मिलीमीटर में लेना है, ताकि अगर आप मिलीमीटर में नहीं लेंगे, इंचेस में लेंगे, तो आपके पास जो ये कैलकुलेशन है ये इसकी वैल्यूज़ ठीक नहीं आएंगी। तो हमारे पास ये टोटली जो गियर है इसकी सारी डायमेंशन जो है वो मिलीमीटर में ही डिज़ाइन की जाती हैं। तो इसलिए आपने भी इसकी की जो वैल्यू है वो मिलीमीटर में लेनी है। तो सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो पिच सर्कल डायामीटर है इसका जो डायामीटर आया है वो हमारे पास 575 है, और इसमें गियर के जो टीथ हैं वो हम इधर से यहाँ से काउंट कर लेते हैं। सपोज़ कर लेते हैं हम इस गियर के टीथ को काउंट करना चाहते हैं, तो आपने किसी एक टीथ को मार्क कर लेना है और क्लॉकवाइज इसके काउंट करना शुरू कर देने हैं। तो ये जो पिक्चर में नीचे वाली पिक्चर में जो गियर दिखाया गया है इसके अगर आप टोटल टीथ काउंट करें तो वो हमारे पास 18 हैं। तो 575 को हम अगर 18 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास गियर का जो मॉड्यूल है वो 31.94 आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि गियर का मॉड्यूल जो है वो डेसिमल की फॉर्म में नहीं होता, वो हमेशा राउंड फिगर में होता है। यानी वो 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा या 35 होगा। तो अगर डेसिमल के बाद आपका जो फिगर आता है वो 5 या 5 से ग्रेटर देन होगा तो आप इस 31 को 32 काउंट करेंगे, और अगर ये डेसिमल के बाद जो फिगर आएगा वो लेस देन 5 होगा तो आप इसको 31 काउंट करेंगे। तो जो चूँकि हमारी इस कैलकुलेशन में हमारा जो फिगर है पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद 9 आया है, तो इसलिए हमारे पास जो गियर का यहाँ पे मॉड्यूल होगा वो 32 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको गियर के मॉड्यूल की समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं कि गियर की बैकलैश क्या होती है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने से पहले हमें इस पिक्चर पे अगर आप गौर करें तो आपको ये दो गियर दिखाए गए हैं जो दोनों गियर आपस में मिल के चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास गियर का ड्राइवर गियर कौन सा है, यानी कि गियर का ड्राइवर गियर कौन सा है या ड्रिवन गियर कौन सा है। तो ड्राइवर गियर इस पिक्चर में हमारे पास जो टॉप वाला गियर है वो ड्राइवर गियर है, और इस गियर को हम पिनियन भी बोलते हैं। यानी कि जो चलाने वाला गियर है, जो ड्राइवर है, उसको हम पिनियन भी बोलते हैं। और नीचे वाला जो गियर है वो हमारा ड्रिवन है, यानी कि नीचे वाला जो गियर है वो हमारे पास ऊपर वाले गियर की मदद से चल रहा है। ऊपर वाला गियर ड्राइवर गियर हो गया, नीचे वाला गियर हमारे पास ड्रिवन गियर हो गया। तो जब ये दोनों गियर आपस में मिल के चलेंगे, जैसे कि अगर आप बॉटम वाली पिक्चर में देखें तो हमारे पास जो ड्राइवर गियर है वो नीचे वाले गियर को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो टॉप वाला गियर है हमारे पास, इसका ये जो कॉर्नर है ये इसके पिच सर्कल के साथ टच हो रहा है, जो इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो इस रनिंग के दौरान हमारे पास इन दो गियर की मैशिंग के दौरान ये जो गैप आ रहा है, ये वाला जो इस लाइन में शो किया गया है, ये हमारे पास बैकलैश है। ये हमारे पास बैकलैश है। ये बेसिकली ये जो क्लियरेंस है ये हमारे पास बैकलैश है। इस बैकलैश को हम एक तो थ्योरेटिकली इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड है कि आप यहाँ पे फिलर गेज इस पॉइंट के ऊपर इस गैप के में फिलर गेज इंसर्ट करें तो फिर भी आप इसकी बैकलैश कैलकुलेट कर सकते हैं। एक थर्ड मेथड है कि अगर हम इसको डायल इंडिकेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा
आज का टॉपिक किसी इंस्ट्रूमेंट से बैकलैश रूट क्लियरेंस कैलकुलेट करना नहीं है, तो इसलिए हम इसको फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास आपको गियर का मॉड्यूल पता हो तो आप बड़े आसानी से इस गियर की बैकलैश को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमने पीछे जो कैलकुलेट किया है उसका हमारे पास गियर का जो मॉड्यूल आया था वो 32 है। अगर 32 को हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें जो कि हमारे पास 0.06 है, तो हमारे पास गियर की जो बैकलैश आएगी वो 1.92 मिलीमीटर आएगी। तो हमारे पास यानी कि इस फार्मूले में जिसकी मदद से जो बैकलैश आई है वो 1.92 मीटर आएगी है। एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास गियर का मॉड्यूल जो है वो 32 हो तो इसकी बैकलैश कम से कम हमारे पास 1.92 मिलीमीटर होनी चाहिए। अगर आपसे गियर फिट करते हुए कोई मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से आपके पास बैकलैश 1.92 से कम हो रिड्यूस होके 1.5 आ गई है या इससे बढ़कर 3 आ गई है या 4 आ गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती, ये पॉसिबिलिटी है कि वो 2.5 तक आपके पास बढ़ के आ जाए या रिड्यूस होकर आपके पास 1.5 आ जाए। तो इसका हमें ये नुकसान होगा कि अगर आपकी बैकलैश 1.9 से रिड्यूस होकर 1.5 आ जाती है आपकी कोई फिटिंग मिस्टेक की वजह से, तो इसमें ये होगा कि गियर का कॉन्टैक्ट आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब गियर का कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जब आप इस गियर को रन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होगी और गियर बहुत ज़्यादा हीट अप होगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप इसको 1 या 2 दिन चलाएं या 1 घंटा भी चलाएं तो आपका गियर के टीथ डैमेज हो सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपकी बैकलैश बहुत कम है तो गियर का जो हमारे पास पिनियन गियर होगा उसके जो टीथ का कार्नर होगा वो वियर होना शुरू हो जाएगा। और ये जो पिनियन के टीथ का जो कार्नर है जो कि पिच सर्कल के ऊपर पुश की फोर्स लगाता है, तो पिच सर्कल का ड्रिवन गियर के पिच सर्कल वाला जो एरिया होगा वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारा सिस्टम रिलायबल नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा, बहुत ज़्यादा हीटअप होगा, जिसकी वजह से हमारे गियर की लाइफ कम हो जाएगी। तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमें गियर को फिट करते हुए इसको एज़ पर डिज़ाइन ही फिट करना होगा, नहीं तो हमारा सिस्टम रिलायबल नहीं होगा, हमारी वियर एंड टियर ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे गियर की लाइफ कम होगी। तो अगर आपको ये फार्मूला पता होगा तो आप बड़े आसानी के साथ किसी भी गियर की बैकलैश को डिज़ाइन कर सकते हैं या फिट करते हुए बड़े आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी हमने बैकलैश कितनी रखनी है। रूट क्लियरेंस ऑफ गियर। रूट क्लियरेंस के कैलकुलेशंस पे जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि बेसिकली गियर की रूट क्लियरेंस होती क्या है। तो अगर हम इस टॉप वाली पिक्चर पे गौर करें तो इसमें हमारे पास जो टॉप वाला गियर है वो बेसिकली ड्राइवर गियर के तौर पे काम कर रहा है, जिसे हम पिनियन गियर भी बोलते हैं। और नीचे वाला जो गियर है वो हमारे पास ड्रिवन गियर के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि हमारा टॉप वाला जो गियर है वो अगर आप गौर करें तो उसका जो कार्नर है वो ड्रिवन गियर के पिच सर्कल की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे पास कौन सा गियर ड्राइवर है और कौन सा ड्रिवन है। तो अगर आप इधर गौर करें तो ये हमारे पास ये जो गैप बेसिकली इन दो गियर के मैश होने से ये वाला जो गैप आ रहा है, ये हमने पीछे डिस्कस किया है कि ये हमारे पास बैकलैश होती है। और ये वाला जो गैप आ रहा है यानी कि जो गियर के पिनियन के टॉप लैंड से ड्रिवन गियर के बेस सर्कल के दरमियान जो क्लियरेंस आ रही है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, रूट क्लियरेंस होती है। और एक बात याद रखिएगा कि आपने ये रूट क्लियरेंस हमेशा पिनियन जो होगा यानी ड्राइवर जो गियर होगा उसके टॉप लैंड से ड्रिवन गियर के बेस सर्कल के दरमियान जो क्लियरेंस है वो लेनी है, ना कि अगर आप इस वीडियो में देखें ये गैप जो हमें शो हो रहा है वो लेना है। ये रूट क्लियरेंस नहीं है, ये रूट क्लियरेंस है, यानी पिनियन के गियर या ड्राइवर गियर के टॉप लैंड से ड्रिवन गियर के बेस सर्कल के दरमियान जो क्लियरेंस है वो रूट क्लियरेंस कहलाती है। अगर हम इस नीचे वाली पिक्चर पे गौर करें, इसमें हमारे पास ए गियर जो है वो ड्राइवर गियर है, बी गियर जो है वो ड्रिवन गियर है। तो हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन जो शो कर रही है ये वाला गैप, ये हमारे पास क्या है, बैकलैश है। और ये जो डॉटेड लाइन है यानी कि ये जो गैप है पिनियन ए चूँकि ड्राइवर गियर है तो इसके टॉप लाइन से इस बी वाले गियर के बेस सर्कल के दरमियान ये जो क्लियरेंस हमारे नज़र आ रही है ये हमारे पास रूट क्लियरेंस है। आपने रूट क्लियरेंस हमेशा इसी डायरेक्शन में लेनी है। अगर आप दूसरी डायरेक्शन में यानी ये वाली रूट क्लियरेंस हमारे पास बेसिकली नहीं है, ये रूट क्लियरेंस है। उम्मीद है कि आपको रूट क्लियरेंस और बैकलैश का कंसेप्ट इस वीडियो के ज़रिए समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम रूट क्लियरेंस
कैलकुलेट करते हैं। तो रूट क्लियरेंस हमारे पास फाइंड करने का जो फार्मूला है, रूट क्लियरेंस इज़ इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाई बैकलैश। 4.5 एक फैक्टर है जिसकी मदद से हम रूट क्लियरेंस कैलकुलेट करेंगे। हमने बैकलैश जो इस गियर ट्रेन की पीछे कैलकुलेट की थी वो हमारे पास 1.92 आई थी। अगर आपको गियर की बैकलैश फाइंड हो तो आप उसको 4.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रूट क्लियरेंस आ जाएगी। वो हमारे पास अगर किसी भी वो गियर जिसका मॉड्यूल 32 हो और उसकी बैकलैश 1.92 हो तो उसकी रूट क्लियरेंस हमारे पास 8.64 आएगी। अगर आपका गियर का मॉड्यूल 32 है और बैकलैश 1.92 है तो आपको कम से कम इस गियर ट्रेन में आपको जो रूट क्लियरेंस होगी फिटिंग के दौरान 8.64 कम से कम ज़रूर रखनी होगी। अगर आप इससे कम रखेंगे यानी 8.6 से रिड्यूस करके 7 रखेंगे तो इससे ये होगा कि ये जो पिनियन गियर है या ये जो हमारे पास ड्रिवन गियर है इससे ये आगे की तरफ चला जाएगा या ये आगे की तरफ आ जाएगा, तो ये जो हमारे पास गैप है ये रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि हम 8 की बजाय जब 8.6 की बजाय हम 7 रखेंगे तो ये गैप रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये गियर आगे जाएगा या ये पिनियन हमारा नीचे की तरफ आएगा, तो ये क्या होगा कि इस तरह हमारे गियर का कॉन्टैक्ट आपस में बढ़ जाएगा। यानी कि सरफेस एरिया जो दोनों गियरों का है उनका जो कॉन्टैक्ट हो रहा है जिस पॉइंट पे वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ये इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएगा तो हमारा गियर जो होगा उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। जब फ्रिक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, गियर हीट अप होगा, हमारा वियर एंड टियर ज़्यादा होगी। तो वियर एंड टियर ज़्यादा होगी, गियर बिल्कुल फंस के चलेगा जिससे हमारे पास गियर के डैमेज होने के, गियर के ऊपर पिन होल बनने के ज़्यादा अंदेशा होगा। तो इसलिए इससे हमें ये शो हुआ कि हमें जब भी गियर को फिट करना है या गियर को डिज़ाइन करना है तो हमें इस कैलकुलेशंस को माइंड में रखते हुए करना होगा। उम्मीद है कि आपको ये गियर के इस वीडियो के ज़रिए आपको गियर के मॉड्यूल और बैकलैश और रूट क्लियरेंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।